आपका जो टॉपिक है वो है स्थापत्य कला, क्योंकि आप रिवीजन करने वाले हैं स्थापत्य कला से, है ना। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला से रिवीजन करने वाले हैं। अब एक चीज बताइए, मजाक खत्म, बातचीत खत्म, अब टॉपिक पे आते हैं सीधे। एक चीज बताइएगा कि स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य कला से संबंधित आपने कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ा हो अब तक? मैं रिवीजन तो करवा ही रहा हूं, बट ऐसी कोई कंडीशन लग रही हो तो बताइए, क्योंकि स्थापत्य कला का चैप्टर तो हो चुका है। स्थापत्य कला और मूर्ति कला। तो स्थापत्य कला क्या होती है? अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की बनाई गई बिल्डिंग, ठीक है, किसी भी प्रकार की बनाई हुई बिल्डिंग वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्थापत्य कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थापत्य कहलाती है। और किसी भी प्रकार की त्रिआयामी ढंग से बनाई हुई मूर्ति क्या कहलाती है? मूर्ति कहलाती है या मूर्ति कला कहलाती है। इतना अंतर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मूर्ति कला की। मूर्ति कला, मूर्ति कला, चलिए ठीक है, आप लोग बताइए कि मूर्ति क्या होती है? से होती है। चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि मूर्ति कला क्या होती है। पहली बात समझ लीजिएगा, किसी भी रूप को या किसी भी आकृति को रिलीफ माध्यम में या उभरे हुए माध्यम में त्रिआयामी ढंग से निर्मित करना, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि सम्मिलित हों, उसे हम मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति कहते हैं। जैसे कि किसी भी चौराहे पर आप लगी हुई प्रतिमा को देख सकते हैं, किसी भी अशोक स्तंभ को आप देख सकते हैं, वो मूर्ति कला के क्षेत्र में आता है। या फिर आप जो है खजुराहो के मंदिरों को देख सकते हैं, वो भी मूर्ति कला के दायरे में आता है। या फिर आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो नर्तकी मूर्ति बनी हुई है उसको आप देख सकते हैं। या फिर आप सिक्के पर जो बनी हुई प्रतिमाएं रहती हैं, सिक्के पे जो अशोक स्तंभ बना हुआ रहता है, उसको भी आप इस दायरे में ले सकते हैं, वो भी इसी दायरे में आता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, वो मूर्ति कला के क्षेत्र में ही आता है। हमारे कहने का आशय यह है कि अगर आप मूर्ति बना रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी आकृति को हम इस तरीके से बनाएंगे जिसमें जो हमारा आकार है, मतलब कि जो हमारी धातु है, उसमें उभरापन लगे तथा त्रिआयामी ढंग से हमने उसे बनाया हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दिख रही हो। वह जो भी चीज होती है वह हमें मूर्ति की तरीके से लगती है, या उसको हम मूर्ति ही कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या इस परिभाषा को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? इतनी बात बताइए, बताइए। समझ गए कि कोई भी जी सर। पदार्थ हो, कोई भी धातु हो, कोई भी ठोस हो या लचीली धातु हो, उस लचीली धातु में हम क्या करते हैं कि आसपास से उसमें उभार दे देते हैं और थ्री डायमेंशनल तरीका बना देते हैं, और जिसको त्रिआयामी कहते हैं, थ्री डायमेंशनल बना देते हैं। ठीक है, जिसको हम आसपास से देख सकते हैं या एक ही तरफ से देख सकते हैं। एक ही तरफ से देखेंगे तो उसमें उभार दिखाई दे रहा हो, तो ऐसी बनी हुई आकृति को हम मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति कहते हैं। बात समझ में आई? इसी हिसाब से जो राय कृष्ण दास हैं, इसी हिसाब से जो राय कृष्ण दास हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी धातु को उसके स्वभाव के अनुसार, मतलब जैसे कोई धातु है, जैसे पत्थर है तो पत्थर के स्वभाव के अनुसार, अगर लकड़ी है तो लकड़ी के अनुसार, लोहा है तो लोहे के अनुसार, अगर मिट्टी है तो मिट्टी के अनुसार, किसी भी धातु को उसके स्वभाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर, काटकर, जोड़कर या किसी भी अन्य माध्यम से किसी भी रूप का अगर हम निर्माण करते हैं तो वह मूर्ति कहलाती है। ऐसा राय कृष्ण दास ने कहा।
कोई भी धातु हो उसको उस अवस्था में, मतलब उसके हिसाब से, जैसे पत्थर है तो पत्थर को पिघला के तो काम नहीं करोगे, उसको काट के ही काम करोगे। इसका कहने का मतलब यह है कि अवस्था के अनुसार कोई भी धातु है उसको उसकी अवस्था के अनुसार, जो अगर काटने वाली है तो उसको काटेंगे, पिघलाने वाली है तो पिघलाएंगे, खोदने वाली है तो खोदेंगे, मोड़ने वाली है तो मोड़ेंगे। इस अनुसार से किसी भी नई हम आकृति का अगर हम प्रयोग करते हैं या बना लेते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, वो मूर्ति कहलाती है। ये बात सभी को समझ में आ गई हो तो हाँ करें। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो मूर्ति कला होती है या जो मूर्ति होती है उसका बनाने का लक्ष्य क्या होता है, आखिरकार हम क्यों मूर्ति को बनाते हैं। हम मूर्ति को नहीं बनाएंगे तो क्या कुछ घट जाएगा, कुछ घाटा हो जाएगा हमारा। अगर आपसे बोला जाए आप मूर्ति मत बनाइए तो क्या कुछ घाटा हो जाएगा, नहीं घाटा होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम मूर्ति को क्यों बनाते हैं, इतना बता दीजिए, मूर्ति क्यों बनाते हैं, ये आपका सवाल है कि मूर्ति हम क्यों बनाते हैं। भावों कोई की बता सकता अभिव्यक्त है। करने के लिए और संदेश देने के लिए। ठीक है, पहली बात तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए, हमारे अंदर के भाव जो हैं, जो मैं चाह रहा हूं तो मैं वैसा करूंगा, तो उस दरमियान मैं पेंटिंग भी बना सकता हूं और किसी भी मूर्ति का निर्माण भी कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं कि मूर्ति क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने भावों को हम प्रदर्शित करते हैं, अपने भावनाओं के अनुसार किसी भी धातु को हम किसी रूप में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो पहली बात तो आपकी ये होगी कि भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करना। दूसरी बात क्या होती है, अमूर्त को मूर्त रूप देना, अमूर्त को मूर्त रूप देना। आपके पास में एक पत्थर है, एक लकड़ी है, थोड़ी सी मिट्टी है, कुछ भी है तीनों में से, वो जो मिट्टी है या वो पत्थर है वो या फिर वो लकड़ी है, उसको वो क्या है ना, डायरेक्ट हम काट करके लेके चले आए तो वो एक क्या है, एक लकड़ी टाइप का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने क्या किया, उस लकड़ी को या फिर पत्थर को या फिर मिट्टी को अपने हिसाब से हमने उसको काट दिया, उसमें उभार प्रदान कर दिया, हमने उसको काट दिया, एक नया रूप दे दिया। क्योंकि जो पहले वाली अवस्था थी, जब उसको काट छांट देंगे तो पहले अवस्था नहीं रहेगी ना, अवस्था उसकी बदल जाएगी, बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बताइए। जी सर, बिल्कुल बदल जाएगी। जी सर, बदल बदल जाएगी, जाएगी। ठीक है। तो फिर क्या कहा जाता है कि अमूर्त को, किसको, अमूर्त को मूर्त रूप देना, ठीक है, अमूर्त को मूर्त रूप देना। हम डायरेक्ट पत्थर उठा के लेके चले आए, उसको तोड़े फोड़े काटे छांटे बीने सब इधर उधर से काट पीट करके अलग कर दिया, तो हमारे पास कुछ बचा, आपको लगा कि ये वाला हमें अच्छा लग रहा है, तो अगर वो आपको अच्छा लग रहा है पहले की तुलना में, तो आपने उसको एक मूर्त रूप दे दिया, एक मूर्ति के समान, एक मतलब नई अपने चीज पैदा कर दी वहां पे, है ना। तो वो क्या कहलाई, आपकी मूर्ति कहलाई। तो आप पत्थर जो पहले का था या लकड़ी पहले की थी, उसको कैसी थी, अमूर्त थी, क्योंकि लकड़ी का स्टार्टिंग से तो कोई रूप होता नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है, जैसा था वैसा है। लेकिन उसको हम लाने के बाद में कोई नई प्रकार की टेक्निक लगा करके उससे हम किसी ना किसी प्रकार का अगर रूप दे देते हैं, तो क्या होता है कि अमूर्त को मूर्त रूप देना, ये जो होता है मूर्ति होता है। जी सर। तीसरी बात क्या होती है, किसी भी स्मृति को सुरक्षित करना। आप चाहे पेंटिंग के माध्यम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मूर्तिकला के माध्यम से कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कि कोई भी कैंडिडेट, जैसे मान लिया डेविड की प्रतिमा बनाई गई थी बहुत पहले, पिएटा की प्रतिमा बनाई गई थी बहुत पहले, तो पिएटा जैसा हो सकता है उस समय थी, उसी तरीके से पिएटा की प्रतिमा बनाई गई, जो आज भी जानी जाती है कि पिएटा ऐसी थी, है कि नहीं। कि मतलब कि हम अगर जो है कोई कंटेंट हमारे पास में है, कोई फोटो हमारे पास में है, या फिर कोई स्मृति हमारे पास में है, तो उसको हम क्या करते हैं, लकड़ी में या फिर वुड में या फिर हम मिट्टी में या फिर किसी भी माध्यम में उसका एक हम रूप बना करके रख लेते हैं और उसको अपने पास हमेशा के लिए बहुत दिनों तक संजो के रखते हैं कि ये है हमारे पास कभी पहले था, उसकी याद में। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मूर्ति कला में क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो मूर्ति कला होती है वो कैसी होती है, त्रिआयामी, है ना। कैसी होती है, त्रिआयामी होती है, क्योंकि हम उसके तीन आयाम देखते हैं। हमने परिभाषा में बताया था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए, तब हमको क्या लगने लगेगी, वो मूर्ति लगने लगेगी, है ना। दूसरी बात है कि मूर्तियों का जो अध्ययन हम करते हैं, मूर्तियों का जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं अध्ययन,
अध्ययन जो करते हैं वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी, या इसको हम प्रतिमा शास्त्र बोलते हैं। प्रतिमा शास्त्र, क्या बोलते हैं? प्रतिमा शास्त्र बोलते हैं, है ना। आइकोनोग्राफी या प्रतिमा शास्त्र बोलते हैं। दूसरी बात, अगर आप चाहेंगे जानना कि मूर्तिकला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां से हमको मूर्तिकला की जो है शुरुआत या प्रारंभ देखने को मिल जाता है। क्योंकि उस समय में टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां हमको मिली, टेराकोटा की बहुत सारी मोहरें मिली हमको, उसके अलावा में कांसे की जो नर्तकी है वो हमको मिली, उसके बाद में आदिनाथ की प्रतिमा मिली हमें। इस तरीके के बहुत सारी चीजें हमको देखने को प्राप्त हो जाती हैं। और उसी समय से हमें स्थापत्य कला की, मतलब स्थापत्य कला के भी स्तर जो मिलते हैं वो बहुत अच्छे स्तर पे मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। इससे पहले स्थापत्य कला के नमूने हमें कम देखने को मिलते थे, सिर्फ गुफाएं मिलती थी। लेकिन जब से सिंधु घाटी की सभ्यता आती है तब से हमें स्थापत्य कला के नमूने भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, और साथ ही मूर्ति कला के नमूने भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मूर्ति कला का सिस्टम रहा है, जो मूर्तिकला की व्यवस्था रही है, वो अभी नई नहीं है, बहुत समय पहले से, प्राचीन समय से चलती चली आ रही है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जब जाएंगे तो वहां पे मूर्तियां नहीं मिली, बट मूर्तियों टाइप के औजार मिले हैं, वो भी तो 3 डायमेंशनल थे। पत्थर डायरेक्ट जो बनाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे। उसके बाद में जब मध्य पाषाण काल आया, नव पाषाण काल आया, तो उसको काट छांट करके नुकीला किया गया, वो भी तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल काम तो वहां भी हुआ या नहीं हुआ? बताइए। हुआ था, हुआ ना, हुआ, वहां भी हुआ। उसके बाद जब हम आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम देखेंगे कि हमको बिल्डिंग्स भी देखने को मिली, साथ ही मूर्तियां भी देखने को मिली, है ना, साथ ही मूर्तियां भी देखने को मिली। तो आप यह कह सकते हैं कि मूर्तिकला जो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्टार्ट हुई थी, वह मूर्तिकला सिंधु घाटी के बाद में लगातार नहीं चलती रही। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता 1500 बीसी के आसपास या 1750 बीसी के आसपास में तो खत्म हो जाती है। फिर आ जाता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल की मूर्तियां अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वैदिक काल के बीच में जो मूर्तियां बनी वो अवेलेबल नहीं है। फिर मूर्तियां कहाँ से मिलना प्रारंभ होती है? मूर्तियां मिलना प्रारंभ होती हैं आपकी मौर्य काल से, या उससे ठीक थोड़ा सा पहले से। जैसे हर्यक वंश आता है, वहां से कुछ मूर्तियां मिलती हैं, और मुख्य रूप से मूर्तियां आपकी कहाँ से मिलती हैं? मौर्य काल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मौर्य काल के बीच का जो समय रहता है वो क्या रहता है? वो अंधकार का समय रहता है, मूर्ति कला का अंधकार का समय, मूर्ति कला का अंधकार का समय। उस दरमियान के बीच की मूर्तियां हमको जरा सी नहीं मिलती है, ठीक है। और जब से हमारा मौर्य काल आता है, तो मौर्य काल के बाद में बहुत ढेर सारी मूर्तियां बनती चली जाती हैं, और जो भी नए नए राजवंश आते हैं अपने नए नए विधियों से, नई नई तरक्कियों के तहत मूर्तियां बनाना प्रारंभ करवा देते हैं, ठीक है। जो कि उदाहरण हमें आज तक भी देखने को मिलते चले आ रहे हैं, और जिनसे हम लोगों ने सीख भी ली है ना। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? सर हमें ये पूछना ठीक है। था। हाँ सर सिंधु सभ्यता में तो मूर्तियां मिली टेराकोटा वगैरह की, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बाद से और मौर्य काल तक मतलब मूर्तियां नहीं मिली हैं। हाँ, नहीं यही है मिली ना है। सर? ठीक है सर, बस यही क्लियर करना था। वैदिक काल में मूर्तियां कोई मिली है क्या? उसमें ग्रंथों की रचना ज्यादा हुई है, लेख ज्यादा प्रस्तुत किए गए, बट मूर्तिकला चित्रकला का काम बहुत ज्यादा नहीं मिलता। और जो चित्रकला का काम मिलता है वो ग्रंथों में लिखा हुआ कि वहां पे ऐसा ऐसा बना था, बट साक्ष्यों के रूप में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी तक जो है मूर्तियां बनती थी, स्थापत्य भी बनते थे, लेकिन सिंधु घाटी के बाद जब से वैदिक काल आता है तब से लेकर के मौर्य काल तक, या मौर्य काल से कुछ पहले तक, जिसको प्राक मौर्य काल कहते हैं, तब तक मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का काम नहीं होता है, ठीक है। अंधकार का समय रहता है भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक। और मौर्य काल से जब से मूर्तियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं तब से दम ही नहीं लेती हैं, अब लगातार मूर्तियां ही मूर्तियां बनना। क्योंकि मौर्य काल में आपने देखा बहुत सारे स्तंभ बनाए गए, बहुत सारे स्तूप बनाए गए, बहुत सारी चीजें बनाई गई, वो सभी कुछ स्थापत्य कला और मूर्तिकला के दायरे में आता है। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। जी सर। ठीक है। अगर हम विश्व स्तर पर देखेंगे कि विश्व स्तर पर सबसे पहली बार मूर्ति
किसने बनाई या कौन सी बनी, तो बताइएगा कौन सी है। अगर सबसे पहले हम देखें विश्व स्तर पे, तो वीनस ऑफ विलेंड्राफ यह एक मूर्ति है जो सबसे पहले बनाई गई, जो कि रिकॉर्ड में है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो ये इतिहास में मिलता है कि वीनस ऑफ विलेंड्राफ नाम की जो मूर्ति थी ये सबसे पहले बनाई गई थी, लेकिन उसके चित्रकार का नाम नहीं मिलता है। चित्रकार का जो नाम मिलता है उसका नाम है इमहोतप। मतलब जो मूर्तिकार होता है उसका नाम होता है इमहोतप। इमहोतप विश्व स्तर पर पहला ऐसा मूर्तिकार था जिसका नाम इतिहास में मिलता है कि इमहोतप ने सबसे पहले मूर्ति की निर्माण रचना की थी। ठीक है, तो विश्व की सबसे पहली मूर्ति कौन सी, विश्व की सबसे पहली मूर्ति कौन सी, वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ। ठीक है, वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ। और सबसे पहला मूर्तिकार कौन सा, इमहोतप को कहा जाता है। विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। और अगर भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे मूर्ति कला की जो साक्ष्य प्रारंभ होते हैं मिलना, वो सबसे पहले मिलते हैं आपके सिंधु घाटी की सभ्यता से। इससे पहले मूर्ति कला के साक्ष्य नहीं मिले, औजारों के साक्ष्य मिले थे। यहां तक बात क्लियर है सभी को? जी सर। जी सर। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि ये तो था मूर्तिकला का इतिहास या मूर्तिकला से संबंधित चीजें, या फिर आप कह सकते हैं कि मूर्ति क्या होती है। अब इस बात को जान लीजिएगा कि जो मूर्ति होती है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती हैं, मतलब कैसी कैसी मूर्तियां आप देखने को पा सकते हैं। मूर्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी मूर्तियां आप देखने को पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मूर्तियां जो होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। मूर्तियों के प्रकार, मूर्तियों के प्रकार, तो मूर्तियों के मूलतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो मूर्तियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, मूर्तियां बनाई कितने तरीके से जाती हैं, ये एक सवाल दूसरा है, लेकिन मूर्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो वो दो प्रकार की होती हैं। पहला, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है इस बात को जानिएगा, और दूसरा कौन सा है इस बात को जानिएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो मूर्ति बनाई जाती है या फिर एक पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर। क्या बोलते हैं, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर, या ऐसा कह सकते हैं उसको हिंदी में कह लेंगे तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मूर्तियां। दूसरी चीज क्या है, ये तो हो गई पहली। दूसरी क्या है, उभारदार मूर्तियां। कौन सी, उभारदार, उभारदार मूर्ति, जिसको हम कहते हैं रिलीफ मेथड, रिलीफ प्रोसेस, रिलीफ प्रोसेस। ठीक है,